हेलो मित्रों, मैं प्रदीप दीक्षित आपके सामने पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था मित्रों, चारों तरफ एक चाइनीज वायरस ने तहलका मचा रखा है, पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। एक चाइनीज वायरस और है जो हमारे और आपके घरों में, जो हमारे दिलों में वास कर रहा है। हमें धीरे धीरे अपने घर से उस वायरस को बाहर निकालना है। उस दूसरे वायरस का नाम है चाइनीज सामान, और जब तक हम चाइनीज सामान को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता, स्वदेशी नहीं बन सकता, आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसी के लिए मैं दो लाइनें आपको सुनाता हूं और आपको अच्छा लगे तो उसे अपनाना। जय हिंद। भैया चाइनीज को छोड़ो, तुमको देश की कसम, और देश की कसम, भारत माता की कसम। भैया चाइनीज को छोड़ो, तुमको देश की कसम। अरे देश की कसम, दोबारा दे रहा हूं, देश की कसम, भारत माता की कसम। भैया चाइनीज को छोड़ो, तुमको देश की कसम। अरे हम तो कहते थे भैया हिंदी चीनी भाई भाई, हम तो कहते थे कि भैया हिंदी चीनी भाई भाई। भाई बनकर उसने हमको कोरोना फैलाई, भाई बनकर उसने हमको कोरोना फैलाई। अब तुम घर से बाहर मत डोलो, तुमको देश की कसम। अरे चाइनीज को करो बहिष्कृत, स्वदेशी अपनाओ। चाइनीज को करो बहिष्कृत, स्वदेशी अपनाओ। और देश का पैसा रहे देश में, आत्मनिर्भर बन जाओ। भारत माँ की जय जय बोलो, तुमको देश की कसम। अरे भैया चाइनीज को छोड़ो, तुमको देश की कसम। जी हाँ दोस्तों, अब हमें ये कसम खानी है, इस दूसरे वायरस को भी हमें अपने देश से निकालना है। हमारी सरकार यही कह रही है, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। जी दोस्तों, ये सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन हमारा जो मेन एम है उस पर हम आते हैं। कल हमने एक चैप्टर को पूरा किया था, आज हम कक्षा 12 के दूसरे चैप्टर को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए। मैं प्रदीप दीक्षित ज्योग्राफी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए दोस्तों, बात करेंगे, आज बहुत सारी बातें आपसे करनी है। मैं बात करूंगा आज दूसरे चैप्टर में, आपको बताऊंगा ऐसी विश्व की कौन सी जनजाति है जो मांस को बिना पकाए ही कच्चा दांतों से चबाकर खा जाती है। आज हम बात करेंगे दुनिया की ऐसी जनजाति जो कभी झूठ नहीं बोलती और सदैव हंसती मुस्कुराती रहती है, प्रकृति से सदैव लड़ाई करती है, जद्दोजहद करती रहती है, बर्फ का छोटा घर बना करके रेंग कर घुसती है, रेंग कर निकलती है दोस्तों, और ऐसे वातावरण में रहती है जहां पर चारों तरफ घनघोर बर्फ ही बर्फ होती है। और ऐसे में परिवहन के लिए वो रेनडियर की गाड़ी अपनाती है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किस जनजाति की बात कर रहा हूं। जी मित्रों, आपका अधिक समय नहीं लेंगे और शुरू करते हैं अपनी सेकंड चैप्टर, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की प्रमुख जनजातियां। सबसे पहले हम बताएंगे जनजाति किसे कहते हैं। आज चारों तरफ विकास का दौर है, चमक दमक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आज सांसारिक चमक दमक को छोड़ करके और प्रकृति के परिवेश में, जंगलों में, बर्फीले क्षेत्रों में, शहरी चकाचौंध से दूर शांत माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी ही जनजातियों में अपना अहम स्थान रखने वाली जनजाति है एस्किमो। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति की। एस्किमो जनजाति विश्व की जनजातियों में अपना अहम स्थान रखती है, और यह जनजाति एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं अपन एस्किमो का अर्थ। एस्किमो का क्या अर्थ है दोस्तों? एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला।
कच्चा मांस खाने वाला एस्किमो कहलाता है। ये लोग मंगोल जनजाति से रिलेटिव मानते हैं। विद्वानों का मानना है ये किससे रिलेटिव है? मंगोल प्रजाति से संबंधित है। मानव की जो प्रजाति है उनमें मंगोल प्रजाति से संबंधित है। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर एस्किमो कहां रहते हैं, इनका निवास स्थान कहां है। निवास क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्फीले क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि बर्फ कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, ध्रुवों पर सदैव बर्फ जमी रहती है और ऐसे बर्फीले माहौल में ये जनजाति वहाँ अपनी लड़ाई प्रकृति से लड़ती रहती है। इनका मुख्य निवास स्थान है अलास्का। अलास्का यूएसए, अलास्का यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा उत्तरी साइबेरिया, आदि ठंडे प्रदेशों में ये लोग निवास करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, अलास्का इस तरह से आप थोड़ा सा देखिए। थोड़ा सा हिंट के लिए मैं आपको आउटलाइन बना रहा हूं। ये जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है उसको हम आर्कटिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और आर्कटिक क्षेत्र में टुंड्रा क्षेत्र है जहां पर बहुत अत्यधिक ठंड रहती है। ऐसे बर्फीले क्षेत्रों में एस्किमो निवास करती है। ये अलास्का है, देखिए यहां तक ये अलास्का है, इसके नीचे कनाडा है, ये उत्तरी अमेरिका का आउटलाइन में बनाया है। ये अलास्का है, ये कनाडा है, कनाडा से नीचे यूएसए आता है, और आप देख सकते हैं यहां पर मैक्सिको आता है। ये 4 स्टेट प्रमुख यहां पर हैं। इनमें से अलास्का, ये जो क्षेत्र है अलास्का और कनाडा वाला, और ये ग्रीनलैंड है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। इस ग्रीनलैंड में और यहां पर ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड देश है, 3 देश है यहां पर। ये नॉर्वे है और यहां पर इसी के पीछे जस्ट स्वीडन है और नीचे फिनलैंड है। इस पूरे क्षेत्र को स्कैंडिनेवियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? स्कैंडिनेवियन। तो ये लोग ज्यादातर अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन आदि क्षेत्र, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का जो स्कैंडिनेवियन क्षेत्र है यहां पर निवास करते हैं। उत्तरी साइबेरिया में भी ये लोग पाए जाते हैं। उत्तरी साइबेरिया में भी ये निवास करते हैं। तो यहां पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलास्का, कनाडा और ये ग्रीनलैंड, यहां पर इनको एस्किमो कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्किमो कहा जाता है। यहां इनको उत्तरी साइबेरिया में चुपची, तुंग आदि अनेक नामों से जाना जाता है। सैमोयड्स कहा जाता है। इन्हीं लोगों को लेप्स कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में इनको लेप्स के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे नाम किसके हैं? ये सभी नाम एस्किमो के हैं, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
चलिए क्षेत्रों की बात हो गई, इनके निवास क्षेत्र आपको समझ में आ गए होंगे। अलास्का है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है और ये स्कैंडिनेवियन क्षेत्र है और ये उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र है। ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एस्किमो लोग निवास करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं निवास क्षेत्र के बाद अपन बात करते हैं इनकी शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट अगर हम शरीर को देखें तो शरीर की दृष्टि से काफी बलवान होते हैं। गठीला शरीर होता है, चपटी नाक होती है, थोड़ा कद मध्यम होता है और इनका कमर से ऊपर का भाग वो बहुत ही बलवान और गठीला होता है। इनकी लड़ाई प्रकृति से होती है। अब गठीला क्यों नहीं होगा? बर्फीले क्षेत्रों में जाना, वहां पर शिकार करना, पैदल चलना और सारे परिश्रम करने, पहाड़ों पर चढ़ना, बर्फ तो ज्यादातर पहाड़ों पर, तो ऐसे क्षेत्रों में इनका आना जाना और मेहनत करने से इनका जो शरीर है बड़ा बलिष्ठ रहता है। तो इनकी शारीरिक बनावट में कद इनका मंझला होता है। कद की बात करें तो मंझला होता है। मंझला यानी ना ज्यादा लंबा होता है ना ज्यादा चिकना होता है, मंझला होता है। रंग इनका गोरा होता है और हल्का पीलापन लिए हुए होता है। रंग गोरा किंतु हल्का पीलापन लिए हुए। हल्का पीला। आंखें इनकी भूरी होती हैं। कैसी होती है? भूरी। शरीर मांसल होता है। चेहरा है वो भी मांसल होता है। चेहरा मांसल यानी अच्छा मांसयुक्त, थोड़ा मोटा ताजा होता है। मांसल मोटा ताजा। कद मंझला होता है, रंग गोरा होता है, हल्का पीला होता है रंग और आंखें इनकी भूरी भूरी होती हैं। चेहरा इनका मांसल होता है और इनका जो शरीर है गठीला होता है। गठीला। गठीला होता है। चलिए ये इनकी शारीरिक बनावट हो गई। आगे हम बात करते हैं सामाजिक संरचना की। किसकी? सामाजिक संरचना। आखिर इनका समाज कैसा होता है? मित्रों इनका जो समाज होता है वो पितृवंशीय होता है। कैसा होता है? पितृवंशीय। पिता की चलती है घर में। जो भी शिकार करके लाया जाएगा, सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसके पास ला करके रख दिया जाएगा और वो वही बंटवारा करेगा, वही उनको बराबर बराबर बांटेगा। तो ये सारा दायित्व तो पिता का होता है। पिता घर का मुखिया होता है, सर्वेसर्वा होता है और पिता का आदेश ही घर में मान्य होता है। इसलिए इनकी जो सामाजिक संरचना है उसमें पितृवंशीय देखने को मिलती है। पितृवंशीय सामाजिक समाज पाया जाता है। बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। एक व्यक्ति की कई कई पत्नियां हो सकती हैं और इनके बारे में ये अंधविश्वासी होते हैं। कैसे होते हैं? अंधविश्वासी होते हैं। अंधविश्वासी होते हैं, झाड़ फूक में विश्वास रखते हैं, जादू टोने में विश्वास रखते हैं। यदि कोई एस्किमो बीमार हो जाए तो फिर उसका विभिन्न प्रकार से झाड़ फूक के माध्यम से उसका इलाज किया जाता है। भूत प्रेत आत्माओं में इनका बड़ा विश्वास होता है।
इसलिए इनको अंधविश्वासी भी हम कह सकते हैं। किंतु ये हंसमुख स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं मित्रों? हंसमुख, हमेशा हंसते रहते हैं, हंसमुख होते हैं, और चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, लेकिन ये कभी भी विचलित नहीं होते, और अपने प्रकृति के साथ इनकी लड़ाई शुरुओं से चल रही है। आज भी पिछले 10,000 सालों से इस उत्तरी जो क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र है, टुंड्रा प्रदेश है, इसमें 1 लाख से अधिक, या मैं कहूं 10 लाख से अधिक एस्किमो जनजाति के लोग हैं, वो निर्विरोध रूप से विचरण कर रहे हैं। तो हंसमुख होते हैं, हंसते रहते हैं। इनके जो दांत है ना, बड़े मजबूत होते हैं और एकदम सफेद होते हैं। तभी तो मैंने कहा था कच्चा मांस खाने वाले। क्यों? क्योंकि इनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि वो कच्चे मांस को आसानी से चबा देते हैं, इसलिए इनके दांत भी फेमस है मित्रों। और चलिए आगे हम बात करते हैं, समाज की बात कर रहे हैं। महिलाएं जो होती हैं वो अपने बालों को कभी नहीं कटवाती, महिलाएं बालों को कभी नहीं कटवाती, और वो सिर पर एक जूड़ा टाइप में बनाती हैं और उसको लाल रंग के फीतों से भी सजाती हैं। और आगे चलते हैं, ये इनका समाज हो गया। पितृवंशीय सामाजिक प्रथा होती है इनमें। पिता ही घर का मुखिया होता है, जो भी शिकार करके लाया जाता है उसको पिता का ही दायित्व होता है, और वही उनके लिए बराबर बंटवारा करता है। इनके जो रहने का स्थान है वो बहुत ज्यादा मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से, और वो कई एग्जामों में भी आता रहता है। ये एक अनूठा घर बनाते हैं क्योंकि वहां पर बर्फीला क्षेत्र होता है, और बर्फीला क्षेत्र होने के कारण वहां पर कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, सिर्फ बर्फ के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहती है। तो ये बर्फ की ईंटें काट करके, बर्फ को काट करके और गुंबदाकार रूप में, अर्धवृत्ताकार रूप में, गुंबदाकार में एक घर बनाते हैं, और उस घर को इग्लू कहा जाता है। ये इनका निवास स्थान है, इग्लू। इसको क्या कहते हैं? इग्लू। इग्लू का मुख बाहर से बहुत ही छोटा होता है, जिसमें रेंग कर प्रवेश किया जाता है। छोटा इसलिए रखा जाता है कहीं कोई जीव जंतु बाहर से घूमता हुआ कोई विशाल जीव इसमें प्रवेश ना कर सके, इसलिए इसका मुख छोटा रखा जाता है। और रात को सोने से पहले इस इग्लू के मुख पर मछलियों की चर्बी को जला करके अग्नि जलाई जाती है। क्या जलाई जाती है? अग्नि जलाई जाती है, जिससे कि कोई भी जीव जंतु इसमें प्रवेश ना करे और वो हमें क्षति ना पहुंचाए। तो इग्लू परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, जो बर्फ से बना हुआ अर्धवृत्ताकार या गुंबदाकार घर होता है। गुंबदाकार घर होता है, गुंबदाकार घर होता है। ये लोग रेंडियर पशु पालते हैं। क्या पालते हैं? रेंडियर। रेंडियर इनका बहुत ही सहायता करने वाला पालतू पशु होता है, जो उनकी हर काम में सहायता करता है। शिकार करते हैं तो शिकार करने के लिए जाते हैं तो रेंडियर को भी साथ रखते हैं, और वो रेंडियर नामक कुत्ते टाइप का होता है, और वो हिरण जैसा भी लगता है कभी। वो इनकी बहुत सारी सहायताएं करता है, बहुत सारी हेल्प करता है। रेंडियर इनका मित्र कहलाता है। रेंडियर उनका मित्र या साथी भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं इनके आखेट की। आखेट भी इनका महत्वपूर्ण है। चारों तरफ बर्फीले क्षेत्र में इनका जो आखेट का तरीका है बेहद ही रोचक और बहुत ज्यादा सस्पेंसिव है, यानी बहुत ज्यादा आश्चर्य करने वाला है। 3 ऋतुएं होती हैं, और तीनों ऋतुओं में ये 3 प्रकार से क्या करते हैं? ये आखेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु में 2 प्रकार से आखेट किया जाता है। ये लोग मछलियों को पकड़ते हैं
और मछली, सील मछली का शिकार इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इनकी सबसे फेवरेट जो भोजन है वो सील मछली ही है। इसलिए हमेशा ये प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक सील मछलियों का शिकार किया जाए। इनकी काफी सहायता करती है। सील मछली की जो चर्बी है उसको जलाने के काम में भी लिया जाता है। सील मछली की खाल को अन्य कार्यों में भी लिया जाता है। सील मछली की अस्थियों को और बालरस मछली की अस्थियों को भी अनेक प्रकार के काम में लेते हैं। तो सबसे ज्यादा ये सील मछली का शिकार करते हैं। तो इनका शिकार करने का तरीका देखिए कितना अच्छा है। एक तो शीत ऋतु में शिकार करने का तरीका है, क्या है, एक बर्फ जमी रहती है धरातल पर और बर्फ में एक छेद कर दिया जाता है। बर्फ के नीचे क्या बहता रहता है, पानी। देखा होगा कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे एक मूवी है एंटरटेनमेंट है, एक गंगा जमुना सरस्वती भी देखी होगी, उसमें ऊपर तो बर्फ जम जाती है और नीचे एक महिला गिर जाती है और ऊपर से बर्फ के ऊपर उसका जो साथी है बचाने के लिए भागता है और नीचे महिला तैर तैर के जाती रहती है। इसी प्रकार वो अक्षय कुमार वाली मूवी है एंटरटेनमेंट है, उसमें भी एक कुत्ता बर्फ के नीचे धंस जाता है और वो नीचे तैरता रहता है और उसका जो अक्षय कुमार है वो उसका साथी है वो उसे बचाने के लिए बर्फ के ऊपर चलता रहता है। तो ऊपर तो बर्फ जमी रहती है और नीचे पानी बहता रहता है। तो उस पानी में मछलियां होती हैं। तो मछलियों को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, बर्फ पर एक छेद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं। तो बर्फ में छिद्र कर करे एक एस्किमो बैठ करके इसमें चारा डालता रहता है और इसमें हड्डी को रख दिया जाता है। हड्डी को रख दिया जाता है और एक छिद्र में चारा डाल दिया जाता है। जब ये चारा खाने के लिए एस्किमो मछली आती है, मछली आती है ना मछली, तो ये जो सील मछली इसको खाने आती है, तो जैसे ही हड्डी मूव करने लगती है, हिलने लगती है, तो यहां पर खड़ा हुआ जो दूसरा एस्किमो है वह अपने हार्पून नाम के भाले के द्वारा, इनका एक भाला होता है जिसे हार्पून कहते हैं और वो हार्पून नाम का भाला है, वो बेहद ही नुकीला होता है और उसके अग्रभाग पर बड़ा नुकीला होता है। पीछे उस पर क्या बना रहता है, एक डोर बनी रहती है जिससे उसको फेंक करके वापस खींच लिया जाता है। तो शिकार करने में इनकी बड़ी हेल्प करता है और वो भाला कहलाता है हार्पून। तो हार्पून नाम के भाले से वो मछली में फेंक देता है, दचका देता है और मछली को आसानी से पकड़ लिया जाता है। ये विधि माउपाक कही जाती है। क्या कहा जाता है, ये जो तरीका है एक छिद्र वाला, एक छिद्र वाला, उसे माउपाक कहते हैं। क्या कहते हैं, माउपाक। और एस्किमो की भाषा में माउपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। परीक्षाओं में कई बार पूछा है माउपाक किसे कहा जाता है, और माउपाक का क्या अर्थ होता है, प्रतीक्षा करना। क्योंकि एस्किमो बैठा बैठा किसकी प्रतीक्षा करता रहता है, मछली की। मछली आती है तो हार्पून को फेंकता है, गचकाता है और मछली को शिकार कर लेता है। ये विधि एक छिद्र वाली है, माउपाक के नाम से जानी जाती है। शीत ऋतु में दूसरी भी एक विधि है और उस विधि में क्या होता है, चलिए उसके बारे में बताते हैं। उसमें दो एस्किमो मिलकर के दो छिद्रों के माध्यम से शिकार करते हैं। दो छिद्र बना दिए जाते हैं इस तरह से और उसमें दो छिद्र बना दिए जाते हैं। जब इस छिद्र में मछली और एक छिद्र में चारा डाल दिया जाता है और चारा डालने पर जो दूसरा छिद्र है उसमें एक हड्डी पटक दी जाती है और जैसे ही वो मछली उस चारे को खाने के लिए आती है तो पिछले वाले छिद्र पर खड़ा हुआ एस्किमो उसके पीछे से हार्पून को गचकाता है और मछली का शिकार कर लेता है। तो एक छिद्र वाली प्रणाली तो माउपाक के नाम से जानी जाती है और दो छिद्र वाली जो प्रणाली है उसे एतोरपाक कहते हैं। एतोरपाक। देखो कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। माउपाक एक छिद्र वाली और एतोरपाक दो छिद्र वाली, लेकिन ये हैं दोनों शीत ऋतु में किए जाने वाले आखेट। शीत ऋतु में ये तरीके हैं मछली पकड़ने के। दूसरी जब शीत ऋतु समाप्त होती है और दूसरी ऋतु चालू होती है बसंतकालीन आखेट। दूसरा आखेट है बसंतकालीन आखेट।
बसंतकालीन आखेट में क्या होता है? बसंतकालीन आखेट में जब धीरे धीरे बर्फ हट जाती है और पानी निकलने लगता है तो सील नामक मछली अपना बदन सेकने के लिए, अपना शरीर सेकने के लिए धूप खाने के लिए बाहर निकल आती है। तो जैसे ही धूप खाने के लिए सील मछलियों के झुंड बाहर आते हैं तो ये लोग अपने रेंडियर या अपने कुत्तों की सहायता से उन किनारे पर धूप सेकती हुई मछलियों पर टूट पड़ते हैं और उनका भरपूर शिकार करते हैं। तो ये बसंतकालीन आखेट कहलाता है। इसे उतोक नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? उतोक। तीसरा है ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्मकालीन आखेट गर्मियों के दिनों में ये लोग कैरिबो, समूर आदि अनेक जीवों का शिकार करते हैं। कैरिबो, समूर जैसी चीजें, कैरिबो की खाल होती है उसे समूर कहते हैं। तो ये कैरिबो और समूर वगैरह एकत्रित करने के लिए रहते हैं। ये हो गया इनका आखेट। हमने समाज के बारे में बताया, हमने आपको आखेट के बारे में बताया, हमने आपको इनकी शारीरिक बनावट के बारे में बताया। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनकी भाषा की। कौन सी भाषा बोलते हैं? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है इनकी भाषा के बारे में। दोस्तों इनकी भाषा है वो एल्यूट कहलाती है। क्या कहलाती है? एल्यूट। एल्यूट एस्किमो की भाषा को कहा जाता है। भाषा को कहा जाता है। इनके बारे में और भी थोड़ी सी बात करते हैं। ये लोग बड़े निर्भीक प्रवृत्ति के होते हैं, किसी से डरते नहीं है और इनकी जद्दोजहद, लड़ाई हमेशा प्रकृति से बनी रहती है। शारीरिक संरचना के बारे में बता दिया। और अब क्या हो रहा है, इनके जीवन में थोड़ा सा बदलाव भी आ रहा है। कुछ बातें और हैं, जैसे कयाक, इनकी नाव को कहा जाता है कयाक। ये इनकी क्या है? नाव है। उमियाक है, उमियाक ये भी नाव है। इस उमियाक नाम की जो नाव है इसको स्त्रियां अधिक उपयोग में लाती हैं और ये ज्यादा लंबी होती है। बालरस मछली की हड्डियों, बालरस नाम के जीव से, इसकी हड्डियों से ये बनाई जाती है और ये भी नाव है, लेकिन ये बड़ी नाव है जो शिकार के काम में आती है और इसका उपयोग ज्यादातर कौन करती है? स्त्रियां करती हैं। दोस्तों ये बहुत सारी बातें हमने आपको बताई। सबसे पहले हमने इनका अर्थ बताया। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। फिर हमने इनके निवास क्षेत्र बताए। निवास क्षेत्रों में मैंने आपको बताया कि उत्तरी जो अलास्का है और कनाडा है, ग्रीनलैंड है, उत्तरी साइबेरिया है, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र है, ये इनके निवास क्षेत्र हैं जहां पर कठोर सर्दी रहती है और उस कठोर वातावरण में ये हमेशा प्रकृति से लड़ाई लड़ने में लगे रहते हैं। इनका एक बात और है कि इनकी लड़ाई इतनी मजबूत होती है कि शीत ऋतु के आगमन से पहले, जब कठोर शीत ऋतु होने वाली होती है और चारों तरफ इनको पता होता है कि अगर बर्फ जम गिरेगी और चारों तरफ जीने का कोई सहारा नहीं बचेगा, तो जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बुजुर्ग हैं और असहाय हैं या दिव्यांग लोग हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। वो उस लड़ाई से लड़ने के बजाय अपने आप को मृत्यु के कगार पर छोड़ देते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो उसको असहनीय पीड़ा से नहीं मरना चाहते। फिर हमने आपको बताया इनके शारीरिक बनावट के बारे में। इनका कदे मजला होता है, आंखें बूढ़ी होती है, रंग पीला होता है, हल्का गोरा लिए हुए होता है। बाल, इनकी महिलाएं कभी बाल नहीं कटवाती, अपने जूड़ा बना करके सजाती हैं। इनका गठीला बदन होता है, मजबूत हड्डियां होती हैं, दांत बड़े सफेद होते हैं और मांसल इनका शरीर होता है, कमर से नीचे का भाग कमजोर होता है और ऊपर। इसके अलावा हमने इनके आखेट के बारे में बताया। ये लोग सील मछली का आखेट करते हैं। इनका आखेट 3 ऋतुओं में होता है। ग्रीष्म शीत ऋतु में होता है। शीत ऋतु में आखेट की 2 प्रणाली हमने आपको बताई, एक छिद्र वाली प्रणाली और दूसरी बताई 2 छिद्र वाली प्रणाली। एक छिद्र वाली प्रणाली में एक
छिद्र होता है और छिद्र में चारा डाल दिया जाता है और इंतजार किया जाता है कब सील मछली आएगी और कब उसे खाएगी और कब हम पकड़ेंगे, तो वो प्रतीक्षा करना कहलाता है माओपार। और दूसरी प्रणाली दो छिद्र वाली होती है, बर्फ में दो छेद बनाए जाते हैं और एक एस्किमो आगे से चारा डालता है और दूसरा पीछे से घात लगा करके बैठ जाता है। जो हार्पून नामक भाला जिस पर पीछे रस्सी बंधी होती है, उस रस्सी बंधी होती है, उस भाले को उसमें छिद्र में फेंकता है और उसका शिकार कर लेता है। दूसरी बसंतकालीन आकेट हमने बताया, बसंत ऋतु में जब बर्फ छट जाती है और मछलियां अपना शरीर सेकने के लिए, धूप खाने के लिए तटवर्ती क्षेत्रों में आ जाती हैं, तो ये अपने रेनडियर्स या अपने कुत्तों की सहायता से उन मछलियों का भरपूर शिकार करते हैं। वो प्रणाली बसंतकालीन आकेट की जो प्रणाली है वो ओतो कहलाती है। इसके अलावा ग्रीष्म काल में भी ये कैरिगो और रेनडियर बहुत सारे जीव भालुओं वगैरह इनका शिकार करते हैं। ये बालरस और कैरिगो की जो ऊन समूर है उसको शरीर में पहनने का काम करते हैं। इग्लू के अंदर ये उजाला रखने के लिए, ये लाइट जलाने के लिए क्या करते हैं, ये उस मछली की चर्बी को जला करके रखते हैं। इनकी भाषा कौन सी है, एल्यूट इनकी भाषा है। अभी मैंने बताया कयाक एक नाव होती है, कयाक क्या होती है, नाव होती है। उम्याद बड़ी नाव होती है जिसका उपयोग महिलाओं के द्वारा अत्यधिक शिकार करने के लिए किया जाता है। ये सारी बहुत सारी बातें आपके लिए हमने की। अब इसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।